बहुत ही मिलनसार थे, सबसे मिलते थे। और ये लीडर लोग कभी होता है जो सबसे मिलता हो, सबसे बात करता हो, चाहे कितना भी व्यस्तता हो। जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बातचीत को सुना था, जिस प्रकार से उन्होंने हमें समय दिया था, वो उनके स्टैचर को की तुलना में इतना बड़ा था कि मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से केवल ये बोल देना कि मैं प्रभावित थी। तो उनकी उपलब्धि में उनका जो एक चित्रण है मेरे मन में, वो यह है कि पासवान जी जिस विभाग में गए हैं, उसके बाद उस विभाग के, उस मंत्रालय के काया पलट हो गए। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री में जब गए, उसके बाद तमाम लोग जानने लगे कि रेलवे मिनिस्ट्री क्या होती है, रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या हो। दलित आंदोलन को जितना वो प्रभावशाली ढंग से सहयोग करते थे, शायद ही कोई नेता होगा। जाति के नाम पे अपने राजनीतिक रोटी को सीखने का प्रयास किया गया समाज में। उस समाज में एक ऐसा नेता होता है, वंचित समाज से आता है, जिसने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरोध में, किसी भी समाज के विरोध में कोई भी तीखी टिप्पणी का उपयोग नहीं किया। एक पिता का मोह था, तो उन्होंने उसके लिए थैंक यू जरूर कहा कि तनी दीपू का ख्याल रखिएगा, आप ही लोग ना है, हम लोग तो अब बीमार पड़ गए। तो बड़ा अच्छा लगा कि मिनिस्टर होते हुए भी, मतलब ये साधारण होने की उनकी अपनी चीजें गई नहीं है। मेरा एक पर्सनल लॉस हुआ उनसे। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने उनसे कोई सुविधा कभी ली एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन एक दिमाग में रहता था कि एक गार्जियन है जिससे हम कभी भी जाकर के मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो एक उनमें एक मतलब मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव सीन इन माय लाइफ इज मिस्टर पासवान। मतलब लीडर होते हुए भी एक हम्बल थे, और उनके जाने से मुझे नहीं लगता है कि अभी ये गैप इतना जल्दी फिल अप हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही मिलनसार थे, सबसे मिलते थे। और ये लीडर लोग कभी होता है जो सबसे मिलता हो, सबसे बात करता हो, चाहे कितना भी व्यस्तता हो। तो ये उनमें एक खूबी थी। नहीं तो आप लीडर को पाएंगे कि सबसे नहीं मिल पाते। और आपको ये बता दूं कि मैं सब एज ए डीजी मैं सभी स्टेट में गया, और जहाँ जहाँ गया मैं शेड्यूल कास्ट ऑफ फॉरेस्ट से मिला, एंड दे हैव हाई रिगार्ड फॉर द मिस्टर पासवान सब। और उनके डेथ के बाद समझिए कि मेरे जितने फ्रेंड थे, हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन, बड़े बड़े टीचर्स, सारे सभी का फोन मेरे पास आया उनके लिए। मैंने कहा एक ग्रेट लॉस तो मेरी जिंदगी में आ गई सडनली। मतलब हम मिलते कम थे, बातें कम करते थे, लेकिन जब भी मिलते थे दिल से मिलते थे और दिल से बात करते थे, और हर कुछ बात करते थे। इवन जब समता पार्टी फॉर्म हो रही थी, नीतीश जब आए थे फॉर्म करने, तो उस समय कि हम पार्टी ब्रेक करें, समता पार्टी फॉर्म करें, उस समय भी उन्होंने हमको बुलाया था। मैंने कहा देखिए सब मैं तो राय नहीं दे सकता, आपको क्या सुविधा लगता है वही आप करिए। ये कि समता पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सो दिस कैन नॉट बी माय डिसीजन। तो इस तरह के इवन पॉलिटिकल डिसीजन में भी हमें वो कॉल करते थे, ये नहीं कि मेडिकल डिसीजन में भी। लेकिन जहाँ पर हम दे सकते थे देते थे, जहाँ पर नहीं दे सकते थे हम कहते थे आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पुअर लोगों के लिए काटा। अब जहाँ जिस फील्ड में रहे उस फील्ड में बहुत अच्छा किए। मुझे खाली ये लगता है कि अगर नीतीश और लालू की जगह पर ये बिहार के चीफ मिनिस्टर होते तो बिहार का कुछ और ही नजरिया होता आज के दिन में। मतलब इस तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी थे जो हर कास्ट को लेकर चलते थे, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो। मैंने उनको देखा है कि हर सबको लेकर चलने वाले आदमी थे और सबकी बातें वो सुनते थे। तो एक तरह से दलित का वॉइस होते हुए भी वो सबके साथ थे, इसलिए आप देखेंगे कि सब लोग उनको पसंद करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स। और उनकी जो भी करिश्मा रहा हो, हर पार्टी के साथ वो जुड़े रहे, कंट्रोवर्सी होते हुए भी। सोचिए कि गोधरा कांड में कंट्रोवर्सी होने के बाद भी वो मोदी सरकार में गवर्नमेंट रहे, एक कम बड़ी बात नहीं है। तो दूरदर्शी थे, जानते थे कि सरकार में रह करके हम कुछ कर सकते हैं, सरकार से अलग रह करके हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये उनमें एक भावना अच्छी थी। इस इवेंट से रिलेटेड पूरे दलित और बहुजन समाज के लिए इस दौरान एक
कौन सी नई बात उभर के निकल आ सकती है, इस बात को मैं बतौर श्रद्धांजलि स्वर्गीय पासवान जी के स्मृति में बोलना चाहती हूँ। 2018 में मैं JNU टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही थी, और उसके पहले भी 2016 से हम लोगों ने जिस प्रकार से JNU में कुछ ऐसी गतिविधियों को होते देखा जो वेरी स्पेसिफिकली SC ST OBC बहुजन समाज और जो जितने भी समाज के डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, उनके अगेंस्ट जिस तरह की बातें हो रही थी, उसको देखते देखते हम लोग 2018-19 में एक ऐसे कंसोलिडेटेड में पहुंच गए थे कि हमें लगा कि ये केवल कैंपस के अंदर रहकर इन बातों को लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और ऐसे चरण में जो भी कि इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों की बातें कैंपस के बाहर पासवान जी जैसे लोगों के साथ डिस्कशन होता रहा था, परंतु हम लोग एक एज अ बॉडी आकर किसी से खुले तौर पर बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे समय में हमारे लिए 2019 में ही एक ऐसा उपाय निकला कि हमारे एक छोटा डेलीगेशन हम लोग जाकर पासवान जी के सामने अपनी बातों को रख सके थे कि कैसे जो रीसेंट गतिविधियां हैं वो कुल मिलाकर इस देश के बहुजन समाज और जितने भी लोग किसी न किसी कारण से डिप्राइव्ड हैं, उनके अगेंस्ट में एजुकेशन को बनाया जा रहा था, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माहौल को बनाया जा रहा था। और इसलिए हम लोग वहां आए थे, और जिस प्रकार का उनका मार्गदर्शन, जिस प्रकार का उनका प्रोत्साहन, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बातचीत को सुना था, जिस प्रकार से उन्होंने हमें समय दिया था, वो उनके स्टैचर की तुलना में इतना बड़ा था कि मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से केवल ये बोल देना कि मैं प्रभावित थी, ये शायद बहुत ही छोटी सी बात होगी, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी एनकरेजमेंट की बात पूरी थी कि हम लोगों को एक बल मिला कि हम वापस जाके और संगठित रूप से किस प्रकार से लिख कर दें, कहाँ हम लिख कर दें। तो मुझे लगता है उनकी जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो इस देश के बहुजन को कंसोलिडेट करने के ऊपर, और उनका जो व्यू था, क्योंकि मैंने सबसे पहले उनसे बहुत ही दूर का मेरा ताल्लुकात हो सका था 1993 या 94 में, जब उन्होंने अपने आवास में कुछ दिल्ली के टीचर्स को, जो SC ST टीचर्स उनको बुलाया था, और मैं उस समय भी जा पाई थी। और उसके बाद एक बहुत ही लंबा गैप हो गया था, मेरा उनके साथ वार्तालाप नहीं हुआ, परंतु जो मैंने उस 94 या 93-94 में जिस प्रकार की बात को सुनी थी, वही सेम ज्वाला या उसी तरह का जेलस माइंडसेट और कॉन्वर्सेशन मैंने 2019 में भी सुना। और ये मेरे लिए प्रेरणा बहुत छोटा शब्द है, परंतु हमेशा हर परिस्थिति में किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये मेरे लिए एक बहुत ही सीख की बात रही। किसी भी पोजीशन में हम क्यों ना चले जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 बार उनसे मुलाकात की, और उन दिनों मैं JNU में टीचर थी। अभी आज की तारीख में मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जो कि झारखंड का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ वाइस चांसलर के चेयर में बैठकर मुझे हर वो बात याद आती है जो कि यहाँ सामाजिक न्याय के लिए उस पक्ष के तहत अपने निर्णयों को लेने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मैं अपने सभी उन साथियों का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके साथ मिलके हम लोगों ने 2 बार स्वर्गीय पासवान जी के साथ मुलाकात किया। पासवान जी के बारे में बात करने के लिए मैं उनको 2 तरीके से याद करता हूँ, जो मैंने समझा है। एक तो पहला जो मैंने उनके बारे में पढ़ा, क्योंकि उनकी और हम लोगों की उम्र में बहुत फर्क है, और जब वो काफ़ी वक्त अपनी राजनीति का गुजार चुके थे, शीर्ष पे थे, तब हम लोगों ने राजनीति को समझना शुरू किया था। ग्रेजुएशन का दौर था वो।
तो मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ के जाना, और कुछ जब मैं जर्नलिज्म में आया और इन पिछले 10 सालों में 12 सालों में मैंने देखा, उस तरीके से जाना। सबसे पहले मेरी जो याद है उनको लेकर, वो जब मैं पढ़ रहा था तो एक ऐसा रेल मंत्री बना, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने, फिर संचार मंत्री बने। वह वक्त था जब लोगों के घरों में टेलीफोन नहीं हुआ करते, मोहल्ले में एक टेलीफोन हुआ करते थे। और मुझे याद है कि पासवान जी के वक्त में ही टेलीफोन मेरे घर में भी लगा था, और तमाम लोग जो सालों से लाइन में थे उनके घरों में टेलीफोन लगा था। तो उनकी उपलब्धि में उनका जो एक चित्रण है मेरे मन में, वो यह है कि पासवान जी जिस विभाग में गए, उसके बाद उस विभाग की, उस मंत्रालय की काया पलट हो गई। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री में जब गए, उसके बाद तमाम लोग जानने लगे कि रेलवे मिनिस्ट्री क्या होती है, रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर मैं पिछले रेलवे मिनिस्ट्री में पासवान जी का सबको पता है कि कौन कौन आया, लेकिन उसके पहले अगर हम जाए तो तमाम लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये उनकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि है जो हम लोगों के मन में है। दूसरी चीज ये है कि पासवान जी, कोई भी दलित नेता की जब हम बात करते हैं तो उसे हम सिर्फ इसलिए दलित नेता नहीं कह सकते क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुआ, क्योंकि पासवान जी की जो छवि थी वो सिर्फ एक दलित नेता की नहीं थी। वो, मुझे याद है कि वो इकलौते ऐसा नेता रहे अपने दौर में जिन्होंने अपनी काम की वजह से तमाम लोगों के बीच में, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों के बीच में मैंने उनको अप्रिशिएशन मिला, लोगों ने उनको पसंद किया। जब पासवान जी की जब बात होती थी तो उनके कास्ट की बात नहीं होती थी, उनके काम की बात होती थी। ये एक दूसरी उपलब्धि रही उनकी, जो मैं समझता हूँ। एक और चीज है, जब मैं देखता हूँ कि पासवान जी की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में जब कवर कर रहा था 5 साल तक, तो उस दौरान कुछ वक्त 2-4 बार उनसे मुलाकात हुई थी, चलते चलते बात हुई थी, हालांकि बैठ के मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। तो एक ये चीज। दूसरी चीज ये थी कि दलित लीडर 2 तरह के होते हैं। एक दलित लीडर वह होता है जो दलित आंदोलन से निकला हुआ होता है, लाइक माननीय कांशीराम की बात हम कर सकते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन एक दूसरे किस्म का भी दलित लीडर होता है जो दलित आंदोलन से तो नहीं निकला होता है, लेकिन वो दलितों के हक के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जैसे मैं पासवान जी को वो जेपी आंदोलन के वक्त से निकले, फिर उनका अम्बेडकरी आंदोलन से ज्यादा जो एक समाजवादी आंदोलन था उससे ताल्लुक रहा उनका। लेकिन जो मुझे ये भी याद आता है कि लक्ष्मणपुर बाथे में जो घटनाएं होती थी दलितों के साथ, मैं सोचता था अक्सर कि बहुत बड़ा विरोध बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है। जब पासवान जी जैसे लोग हैं, लालू जी थे उस वक्त, तो वो एक कहीं ना कहीं कमी मुझे खलती है कि बहुत बड़े पैमाने पे चीजें नहीं हो पाई, उस तरीके से आवाज मुखर नहीं हो पाई। यहाँ के स्टेटमेंट उनके आए थे कई तरीके से, लेकिन एक जो विरोध होता है समाज के पे जब कोई अत्याचार होता है इस तरीके से, तो वहां मुझे वो याद नहीं आते। लेकिन हाँ, जो समाज के लोगों को हक मिले हैं, उन हकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, वो हक कैसे बने रहें, उसके लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई। मैंने पार्लियामेंट में उनको सुना, जब मैं पार्लियामेंट नहीं कवर करता था उसके बाद मैंने उनको ऐसे टीवी पे भी बोलते हुए सुना, और जिस तरीके से वो बोलते थे वो शानदार था। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज से, खासतौर से शेड्यूल कास्ट समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो बोलते थे तो सदन ठहर जाता था। पासवान जी उनमें से एक थे, मैं उनको इस तरीके से याद करता हूँ। और अभी एक, मैं जब पासवान जी के जाने के बाद तस्वीरें खंगाल रहा था कुछ, तो मुझे एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर दिखी जिसमें पासवान जी, लालू जी, शरद यादव जी थे एक साथ, और कई तस्वीरें उन लोगों के साथ थी कई मंचों पे। और एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि बिहार से रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी का हालांकि बिहार से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, उन्होंने बिहार में पॉलिटिक्स की। इन लोगों ने जो आवाज उठाया डिप्राइव सेक्शन को लेके, वंचित तबके को लेके, दलित पिछड़ा अकलियत को लेके, वो आवाज कहीं ना कहीं लालू जी अभी उतने मुखर नहीं है, पासवान जी नहीं रहे हमारे बीच में, शरद यादव जी भी बहुत मुखर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उम्र का तकाजा होता है, एक वक्त होता है।
तो ये जो मजबूत आवाजें थी हमारे बीच में हमारे हक को उठाने वाली, वो आवाजें अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है। और समाज के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उन लोगों ने जो शुरुआत की थी, जिस तरीके से समाज की बातों को लेके चले थे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था बीबीसी का, जिसमें मैंने पढ़ा कि पासवान जी जब पार्लियामेंट में आए तो संजय गांधी ने उन पे कमेंट किया और पासवान जी उठ के खड़े हो गए थे कि भाई आप जूनियर हैं, मैं सीनियर हूं, अगर कुछ कहना है मेरे बारे में तो आपकी माँ मुझसे कहेंगी, आप नहीं कहेंगे। तो उस तरीके के एक दमदार नेता जो पार्लियामेंट में पहुंचे समाज के बीच में, इनसे और नेता, दूसरे नेता हैं वो भी घबराते रहे, उनको भी डर लगता रहा। तमाम सरकारें, तमाम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तमाम लोग सुनते रहे इन लोगों को ध्यान से। उन्हें भी लगता रहा कि हाँ, एक आदमी खड़ा है जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करता है और उसके रहते हम कुछ बहुत ऊंच नीच नहीं कर सकते। तो ये तमाम यादें हैं। बड़ा दुख का दिन है। रामविलास जी से बहुत से इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के बनाने में और खास करके गरीबों के विकास के लिए और दलितों के लिए सोचने वाले, ठीक ही कहा हमारे पूर्व वक्ता ने कि दलित आंदोलन के निकले हुए एक नेता और दलितों के लिए वैचारिक उत्थान हो वो नेता। तो दलितों के आंदोलन से तो नहीं निकले थे, लेकिन दलित आंदोलन को जितना वो प्रभावशाली ढंग से सहयोग करते थे, शायद ही कोई नेता होगा। उनके साथ मुझे मौका मिला दलित सेना के जो उन्होंने बैनर बनाया था, जो संघ मंच बनाया था, उसमें काम करने का, राज्य के विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिला। कई राज्यों में उनके साथ गए और देखा कि किस तरह दलितों के बारे में उनका दर्द रहा है। और वो दलित के उत्थान में वो कोई अलग से बात नहीं करते थे, ऐसा करते थे कि दलितों का उत्थान भी हो, अन्य जाति के, अन्य वर्ग के लोगों का भी इसी तरह से उनका नुकसान नहीं। वो बड़ा बैलेंस कर करके चलते थे। यही कारण रहा कि दलितों के उत्थान में उनका बराबर सहयोग रहा। ये कहिए कि अंबेडकर साहब के बाद काशीराम जी के बाद रामविलास जी, आज पूरा खोया हुआ, पूरा खाली है। और ये खाली नहीं आ रहे, खाली है। और खाली स्थान के कारण आज हम सब लोग बड़े ही संकट में हैं कि अब कौन नेतृत्व करेगा। कोई नेतृत्व करता नहीं है, क्योंकि जो रामविलास जी में सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य का हम लोग उपयोग करते थे। आज कई तरह की संकट आ रहे हैं, चाहे 9 शेड्यूल, चाहे हमारा जो न्यायपालिका में आरक्षण का कई सवाल है। रामविलास जी ने अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिलाने में जिस तरह से सहयोग किया, अंबेडकर साहब को जिस तरह से सम्मानित तो थे ही, उसमें सहयोग करने का काम किया। उसी तरह इस्पात मंत्रालय में थे, तो वहां भी जो ठेकेदारी प्रथा थी, उसमें भी उन्होंने गरीब गुरबा को भागीदार बनाने का काम किया। कई तरह से काम, एक देश एक राशन कार्ड, ये फूड मिनिस्टर ने उन्होंने लागू करने का काम किया। जब हमने उनसे कहा कि आपका FCI में धान सड़ रहा है, गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है और गरीब भूखे मर रहा है, वो 1 सेकंड में देर नहीं किए, पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो खुलना चाहिए और गरीबों में देना चाहिए, और ज्यादा अनाज उन्होंने भेजने का काम किया। ये काम रामविलास जी करते थे, समझते थे। कोई भी नेता हो, उनको रामविलास जी की जरूरत होती थी। रामविलास जी जो लोग कह दे कुछ बात या पहले कह दें, लेकिन रामविलास जी की आवश्यकता थी, क्योंकि दलितों का जो दर्द था, दलितों का जो सहयोग था, दलितों का जो विश्वास था, वो रामविलास जी में था। रामविलास जी उस विश्वास को वो शेयर करते थे और लोगों को सहयोग करने का काम करते थे। जब वो आते थे बिहार, तो वो उनके बीच में रहते थे, उनके बीच में जाते थे, गरीबों के बीच जाते थे, अपर कास्ट के बीच में भी रहते थे, लेकिन गरीबों और दलितों के बीच उनका ज्यादा समय गुजरता था और उसके लिए चिंता करते थे। आज रामविलास जी दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। वो कमी कई दशकों तक हमें खलती रहेगी। शायद कोई आ जाए, कोई बुद्ध इसके लिए कुछ कर दे, तो कोई मिरेकल हो सकता है।
ये आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि कुछ लोगों को आपने जोड़ा ताकि हम बात कर सकें कि रामविलास पासवान जी की राजनीतिक कैसी रही है। मैं थोड़ा जो पब्लिक स्पेस है, जो मीडिया के जरिए बनाया जाता है, जिसमें कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शामिल होती हैं, उसमें रामविलास पासवान की क्या उपस्थिति थी और उन उपस्थितियों में क्या कमियां थी, उस पर भी थोड़ा जोर देना चाहता हूं। मैं बहुत तरह की ऑब्ituary पढ़ रहा था, बहुत लोगों ने अच्छे संदर्भों में लिखा है, लेकिन हमें इसका विवरण आज के दिन में नहीं मिलता है कि रामविलास पासवान किस पृष्ठभूमि से निकलते हैं। ज्यादातर नेताओं के या हम सबके भी अपनी अपनी संघर्ष की कहानियां हैं, लेकिन उस वक्त में वहां से शून्य से लेकर हाजीपुर में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले सांसद बनते हैं। उस दौरान एक नौजवान रामविलास पासवान किन चीजों से प्रभावित था, उसके राजनीतिक सपने क्या थे, उसके अपने तेवर क्या थे, वो किस तरह के संगठन करता थे, उस शुरुआती दिनों के बारे में उनकी चर्चा बहुत कम है। पब्लिक स्पेस में जानकारी बहुत कम है। बिहार में समाजवादी नेताओं की जो जोड़ियां रही हैं, जिनको हम पहचानते हैं गैर कांग्रेसी नेताओं के रूप में भी, उनमें पासवान हैं, लालू हैं और नीतीश हैं। लालू और नीतीश पे अच्छा या बुरा हर तरह के आपके डिटेल मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, जीवनी भी मिलेगी, लेकिन रामविलास पासवान पे शायद प्रमुखता से ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखी जो उनके ऊपर लिखी गई हो, जिनमें उनके बारे में और विस्तार से समझ में आता है। हम राजनीति में हमेशा खासकर हम जैसे लोग जो दूर से विश्लेषक हैं, और देखना भी चाहिए उस तरह से कि कई आदर्श मानक बनाते हैं और उसमें नेता का परीक्षण करते हैं। पासवान जी के लिए भी किसी तरह का मानक नहीं था। एक बहुत ही हल्का फुल्का लूज टर्म का इस्तेमाल किया गया, और जो बाद में लालू यादव के कहने के बाद उनका चारित्रिक विवरण बन गया कि वो मौसम विज्ञानी। अगर ये है तो कितनी अच्छी बात है कि इतनी राजनीतिक समझ है कि वो मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन ये तो हमारी राजनीतिक वास्तविकता है। उसमें पासवान अकेले मौसम विज्ञानी नहीं है। एक राजनीतिक दल के भीतर बहुत सारे नेता मौसम विज्ञानी हैं, एक गठबंधन के भीतर लोग मौसम विज्ञानी बैठे हुए हैं, और कई बार चुनाव के बाद गठबंधन बदल जाते हैं, वो अलग तरह के मौसम विज्ञानी। लेकिन सिर्फ रामविलास पासवान कहे जाते हैं मौसम विज्ञानी। तो हमें सोचना चाहिए कि ये टैग रामविलास पासवान पे इतनी आसानी से क्यों लगा दिया गया। दूसरी बात यह है कि वो जरूर एक ऐसे नेता थे जो मुझे दूर से लगता है कि वो राजनीति को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों अलग अलग चश्मे से देखते थे। चुनाव के पहले जो चुनावी मजबूरियां हैं, समीकरण हैं या फिर दावेदारियां हैं, वो अलग है, और जब चुनाव हो जाता है तो पासवान अपनी भूमिका को बिल्कुल अलग देखते थे कि क्या अब मेरे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश बन सकती है। और आप देखें कि उन्होंने भी कभी अपना ढिंडोरा नहीं पीटा। जैसे खान साहब बता रहे थे कि स्टील में रहे, संचार मंत्री रहे और रेल मंत्री रहे, कई तरह के विभाग को लंबे समय तक, खाद्य मंत्री रहे, उर्वरक मंत्री रहे, तो सामान्य अनुभव उनका नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई और उनका एक राष्ट्रीय पैमाना रहा होगा। मुझे नहीं मालूम कि एक मंत्री के तौर पर उत्तर पूर्व के लोगों को उन्होंने क्या दिया, जबकि वहां पर उनका कोई वोट नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि दक्षिण भारत को उन्होंने क्या दिया, जबकि उनका कोई वोट नहीं है, ना उनकी कोई राजनीतिक दावेदारी है। लेकिन पासवान, इसलिए हम इस तरह के नेता को जब वो अपने जीवन में गुजर रहा होता है तो हम पॉलिटिकल प्रोफाइल अच्छा नहीं करते। ये मीडिया की अभी अपनी कमी है। इसमें कुछ नेताओं की किस्मत अच्छी है जिनके बारे में ठीक से पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हुई है, लेकिन रामविलास पासवान जैसे नेताओं को इसका नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग उस तरह से नहीं हुई। मैं उनके घर में जाता था और मुझे एक अच्छी अराजकता नजर आती थी कि कोई भी कहीं से रामविलास पासवान के घर जा सकता है, राठी जी को फोन कर सकता है और फिर बात कर सकता है, और
कभी नहीं लगता था कि ये कोई ऐसे मंत्री हैं कि कोई भारी भरकम आवाज में आएगी कि जैसे आप पे एहसान जताया हो, बल्कि यही लगता था कि अरे ये तो बड़े हल्के नेता है, अभी तो फोन किया और इनका फोन आ गया तुरंत। तो उनके घर चले जाइए तो चाय मिलती थी, बैठने की जगह मिलती थी, तो एक किस्म की अराजकता थी। कोई भी कहीं से चला आ रहा है, पोस्टर लगा दे रहा है, कोई माला पहना दे रहा है, तो पासवान उसमें रहते थे। उनके घर में एक पोस्टर था राजेश जी, उसमें लिखा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो मुझे उस पोस्टर के कारण रामविलास पासवान बहुत अच्छे लगते थे कि मैं जब भी जाता था और वो पोस्टर देखता था, मुझे लगता था हाँ, ये कम से कम एक ये इस नेता का एक ड्रीम है, एक सपना है। फेल हो गया होगा कोई बात नहीं, पर उस नेता ने एक कुछ जीवन के कुछ हिस्से के लिए, कुछ हिस्से में वो एक सपना देखा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। और वो किस पृष्ठभूमि से आए थे, कोई कहेगा हाँ भाइयों को सांसद बनाया, लेकिन वो सांसद ना भी बनाते तो जिस पृष्ठभूमि से आए थे उसमें अगर कोई एक भाई निकल जाता है तो 5 भाई वैसे भी उनके घर में रहता। पासवान चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। वो खाने के लिए, क्योंकि उस सबकी गरीबी थी, बाद में ठीक है सब विधायक बने या जो भी बने, लेकिन उन भाइयों में भी देखता था कि बड़े भाई के प्रति बड़ा आदर रहता था। तो रामचंद्र पासवान जी से मेरी और अच्छी बातचीत होती थी, तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि इनमें से कोई भी भाई अपने भाई पर हावी होना चाहता है। मतलब बड़े भाई के अनुशासन में मुझे नजर आए। पारस जी से मेरा वैसा कोई मैंने बहुत नजदीक से उनको नहीं देखा, पर रामचंद्र पासवान जी को देखा। उन्हीं का ये उदाहरण था कि पॉलिटिक्स में जानते हो बेंग तौलना होता है, एक तराजू पर बेंग तौलोगे, दूसरे तराजू पर बेंग, तो इधर से आधा छरप के निकल जाएगा, कभी तौलना पूरा नहीं होगा। तो वो उनकी अपनी एक राजनीतिक समझ थी। तो इसलिए पासवान के बारे में मैं और जानना चाहता हूं। मुझे एक तो वो डेमोक्रेट नेता थे, खासकर आज के राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखता हूं तो मुझे लगता है कि पासवान की कीमत बहुत ज्यादा थी। आप रामविलास पासवान की आलोचना लिख के छाप के उनके घर में अगले दिन चाय पी सकते थे, और वो एक बार भी नहीं कहते कि क्या रवि जी आपको कल चाय पिलाई, हम लोग साथ दही चूड़ा खा रहे थे, आपने ये लिख दिया। कभी भी उसका ग्रज नहीं मनाया, बुरा नहीं मनाया। तो मुझे लगता था कि इस लीडर में बहुत संभावनाएं हैं, और मेरी शिकायत ये रही कि इस लीडर ने अपने संभावनाओं को बहुत विस्तार नहीं दिया। वो भी मैं समझता हूं कि इतना संसाधन जुटाना, एक पार्टी को खड़ी करना, उसको चलाना लंबे समय तक बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उस नीतीश लालू के झगड़े में जब कई पार्टियां बन रही थी उसमें वो कमजोर पड़ गए। ठीक है, अपना एक आधार बनाकर वो बने रहे, लेकिन किसी समाज वर्ग के प्रति रामविलास पासवान ने नहीं कहा ऐसा। अभी लोकसभा में 2014 के बाद चिराग का कोई भाषण हो रहा था, तो मैंने तो ये भाषण के मेरिट पे प्रोग्राम में लगाया था अपना, तो उनका एक फोन आ रहा था, तो नई दिल्ली के नंबर से था, तो मैंने उठाया तो बोले कि रवि जी बोल रहे हैं कि हाँ, बोले हम रामविलास। तो जी प्रणाम सर, कैसे हैं? बोले आप कैसे हैं? सब ठीक है, स्वास्थ्य सब ठीक है? हमको जी सर। आप दीपू नाम है मेरे ख्याल से, उन्होंने दीपू ही कहा था, दीपू का दिखाए, हम बड़ा भावुक हो गए, थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो हम बोले कि सर आप हैं तो हम क्या ख्याल रखेंगे, हम लोग को क्या आता है। और भाषण अच्छा दिया था चिराग, और बोले हाँ आइए ना, वो सब छोड़िए, राजनीति में जो होता है हमारा आपका व्यक्तिगत संबंध है, आइए मिलिए, उसमें कुछ नहीं। तो एक दिल बड़ा था, और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे नेता और लंबी लकीर खींच सकते थे इस समाज में जहां इतनी नफरत भरी हुई है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। और वहां एक इस पृष्ठभूमि से एक नेता आता है जो सब सहा है, उसको ऐसा नहीं है, लेकिन उसको लेके वो कभी नहीं बोल रहा है, उससे अपनी क्षमता से निकलता है, और जिस वर्ग के कारण उसने सहा है उस वर्ग को भी वो जोड़ता है खुले विचारों से। तो इसलिए मुझे रामविलास पासवान बहुत ही मैं क्या कहूँ, मैं बड़ा आदर करता हूँ उनकी। किसी बच्चे की जब शादी हुई थी एक परिवार में, तो उस परिवार से मेरे यहाँ भी बयान आया था, मिठाई उठाई जो शादी की होती है, तो बिना सक्रिय संबंध के भी एक भीतर एक संबंध था। अच्छा लगता था कि हमारे बिहार के नेता हैं, मतलब अपने बच्चे की शादी में इतना तो याद रखा कि अलग से एक मिठाई दे दी, और कभी नहीं कहा कि इस मिठाई के बदले मुझे आपसे ये चाहिए या वो नहीं चाहिए, कभी भी नहीं।
कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू होना चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसा करते हैं, पर रामविलास पासवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको मेरा थोड़ा सा हमको भी दिखाइए, आपके स्टेट के हैं, मदद कीजिए। एक पिता का मोह था, तो उन्होंने उसके लिए थैंक यू जरूर कहा कि तनी दीपू का ख्याल रखिएगा, आप ही लोग ना है, हम लोग तो अब बीमार पड़ गए। तो बड़ा अच्छा लगा कि मिनिस्टर होते हुए भी मतलब ये साधारण होने की उनकी अपनी चीजें गई नहीं है। बहुत बड़े कद के आदमी थे, उनके किसी व्यवहार से आपको तकलीफ नहीं। तो मैंने काफी समय लिया आप लोगों का। मैं जब देखा मैंने कि राजेश जी ऐसा करना चाहते थे, मैं आमतौर पे मुझे याद नहीं आता कि मैं किसी नेता की श्रद्धांजलि सभा में गया हूँ। ये पहला मेरा ऐसा अवसर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि इस नेता के साथ एक नाइंसाफी हुई है। इनके राजनीतिक योगदान के बारे में बहुत कम चर्चाएं हुई हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और उनका बोलना मुझे हमेशा याद रहेगा कि क्या कहते हैं की तरह बोलना, और सहज होकर बोलना। हम पासवान हैं, हम रामविलास पासवान हैं तो हैं, भले ही लटियन दिल्ली के नौकरशाही का अपना अलग अंदाज हो, पासवान किसी अंदाज के एरोगेंस का दावा नहीं करते थे, साधारण बनकर चले जाते थे, इसलिए वो लोगों को हमेशा एक साधारण नेता लगे। पर मुझे लगता है कि वो उतने साधारण नहीं होंगे। वो एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री ने उनकी क्षमता पर कोई सवाल उठाया हो या कभी किसी ने क्षमता पर सवाल किया हो। बस उनकी क्षमता का मूल्यांकन सही समय से उनके जीवन में रहते हुए नहीं कहा, और मौसम विज्ञानी उन्हें समझकर उनको काफी रिड्यूस कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग उनके नए नौजवानी के दौर के बारे में भी बात करेंगे, उससे सामने लाएंगे, तो हम लोग भी थोड़े शिक्षित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आप सभी का। नमस्कार सभी को, और विशेष तौर पे राजेश जी को, अभिभावक तुल्य हैं और निरंतर किस प्रकार समाज में, परिवार में एक संवाद बना रहे, इसके लिए लगे रहते हैं। कल मैं अंत्येष्टि में था, और जिस प्रकार करीब 5000 से ऊपर की संख्या में लोग वहां पे उपस्थित थे, लग रहा में एक अजीब सी ऊर्जा भी उत्पन्न हुई और एक खालीपन भी महसूस हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मार्गदर्शक जो कि निरंतर समाज के हितों की चिंता करते आ रहा है, उसके बिना हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा जो देश है किस दिशा में प्रगति करेगा। तो उस ऊर्जा के साथ साथ मन में ये प्रश्न चिन्ह भी घूम रहा था कि अब कौन, अब क्या। लेकिन जब आत्ममंथन किया और देखा, महसूस किया कि रामविलास जी का जो पूरा जीवन रहा है, उन्होंने कभी भी बिहार के राजनीतिक पटल पे हम लोगों ने पढ़ा है, जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने तो एक ऐसा तबका था जिन्होंने नारा दिया कि कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तूरा। वहीं फिर लालू जी का जमाना आता है, लालू जी ने कहा भूरा बाल काट डालो। तो जाति के नाम पे जिस प्रकार का भेद और वैमनस्य बनाया गया समाज में, जाति के नाम पे अपने राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास किया गया समाज में, उस समाज में एक ऐसा नेता होता है, वंचित समाज से आता है, जिसने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरोध में, किसी भी समाज के विरोध में कोई भी तीखी टिप्पणी का उपयोग नहीं किया। और ये कल वहां अंत्येष्टि में देखा मैंने, व्यक्ति जब चला जाता है और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या आती है, तो उस व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है वो इसी आधार पे होता है। मुझे अटल जी का वो कथन याद आता है। अटल जी से पूछा गया, शायद तवलीन सिंह जी उनका इंटरव्यू ले रही थी, कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन की इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं चला जाऊं तो लोग बोले कि आदमी ठीक था। तो उसी आधार पे कल मैंने देखा कि, और कई अखबारों के माध्यम से मुझे ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत राजकीय सम्मान दिया गया है तो वो रामविलास पासवान जी थे। हम लोग उस वर्ग से आते हैं, हम लोग उस समाज से आते हैं, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो गया है जिसको भर पाना आने वाले वर्षों में असंभव प्रतीत होता है। तो आज तक फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि पॉलिटिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं, पब्लिक लाइफ में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहता है, तो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी भी उस व्यक्ति की आज तक कोई दाग नहीं लगा। स्पॉटलेस करियर विदाउट एनी स्पॉट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर ये होता है कि वंचित वर्ग से जब आप आते हैं, अचानक से इतना सत्ता, इतनी शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो उसको संभाल पालना भी एक कठिन काम होता है। लेकिन उसके बावजूद
जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक ईमानदारी का परिचय दिया, ये सब काबिले तारीफ है। हम लोग शोध में हैं, मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और राजेश जी के साथ भी मैं आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे उनके भाषण, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू, उसको हम लोग साथ में एक संग्रहण कैसे करें। और अभी रवीश जी के बात में मैं सुन रहा था कि लालू जी पे तो पुस्तकें लिखी गई, सबाल्टर्न साहब संकर्षण ठाकुर जी ने लिखा, नीतीश कुमार जी भी काफी पुस्तकें लिखी गई, आखिरकार रामविलास जी भी कोई पुस्तक अभी तक नहीं लिखी गई है। तो मुझे लगता है ये मौका है, इस मौके पे हम लोग आत्ममंथन करें कि इनके विचारों पे, इनके भाषणों पे, इनके द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं सरकारों में, उस पे हम लोग एक आम राय कैसे बनाएं कि एक एकेडमिक वर्क, एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वर्क, एक सॉलिड एकेडमिक वर्क कैसे करें। उनको अगर हम लोग सिर्फ उनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि में सिमट के छोड़ देंगे, उनको वहां रोक देंगे, तो ये ठीक नहीं होगा उनके लेगेसी के साथ। उनके लेगेसी के साथ अगर हम लोग को उचित न्याय करना है, इफ यू वांट टू डू जस्टिस विद हिज लेगेसी, देन वी मस्ट कम आउट विद सम सॉलिड एकेडमिक वर्क। और आज जिस प्रकार का मैं जुटान यहाँ देख रहा हूँ, फॉर्मर वाइस चांसलर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, एकेडमिशियंस हों, स्कॉलर्स हों, थिंकर्स हों, एक्टिविस्ट हों, मीडिया पर्सन्स हों, हम सब यहाँ बैठे हैं। तो क्यों ना आज हम एक बैठक के समारोह के रूप में एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाए, एक ऐसा संकल्प लें कि आने वाले अगले वर्ष में 8 अक्टूबर से पहले या उसके बाद भी कोई लंबा एक प्रोजेक्ट हम लोग इंस्टीट्यूट करके एक अच्छा एकेडमिक वर्क, एक अच्छे पब्लिकेशन डिवीजन से या फिर पब्लिशर से कैसे खड़ा करें, हम लोगों को इसकी चिंता करनी होगी और यही उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। रामविलास जी के सामाजिक समरसता के आइडियाज को जीवित रखना, उनके सोशल सॉलिडारिटी का जो एग्जाम्पल रहा है, एविडेंस रहा उनके जीवन को, उसको लगातार जीवित रखना। क्योंकि आज जाति के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, वो वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, बार बार एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो हम सब एक हैं, वाणी को वाण नहीं बनाना है, वाणी को वीणा बनाना है। ऐसा मुझे ध्यान आता है, मतलब जब भी अपनी वाणी की बात हो, उनकी जो मिठास थी बोली में, उनकी बोली का जो मिठास है वो बिल्कुल अविस्मरणीय है, अद्भुत है। और मुझ जैसे लोग जो कि एक यंग एकेडमिशियन है, यंग पॉलिटिकल वर्कर हैं, यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, समाज से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, तो मेरे लिए तो एक ऐसा मार्गदर्शक, एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे इतना सब कुछ सीखने को है कि अपनी आगे के जीवन में कैसे प्रगति करनी है, सामाजिक, राजनीतिक और एकेडमिक जीवन में, वो सब मैं सीखूंगा। और आशा करता हूं कि राजेश जी के नेतृत्व में और हम लोगों के जितने यहाँ पे सीनियर स्पीकर्स आए हुए हैं, उन सबके नेतृत्व में एक एकेडमिक प्रोजेक्ट हम लोग इंस्टीट्यूट करें और उस एकेडमिक प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके भाषण का संकलन, उनका जीवन परिचय और कुछ अनछुए पहलू भी हम लोग कैसे समाज के सामने लाने में सफल हों, इस दिशा में हम लोग को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।